हेलो दोस्तों। मैं अजय राठौर ओनली पीएससी में आपका स्वागत है। और जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं जल्दी ही जीके की क्लास लेके आ रहा हूँ, तो मैंने जीके की क्लास स्टार्ट कर दी है, जो आपके आगामी परीक्षाओं में एक संपूर्ण समाधान रहेगी। चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, चाहे अभी जो एमपी में विभिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ आ रही हो, उनमें ये बहुत लाभदायक होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम संविधान से। उसके बाद नंबर बाय नंबर मैं आपके सामने पॉलिटी की क्लास लेकर आता रहूँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान क्या है। तो जो संविधान होता है वो क्या होता है कि मूलभूत निकायों का एक जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनका एक निकाय होता है, जिससे कि पूरा राज्य का शासन चलता है, या पूरा राज्य क्या करता है, शासन स्थापित करता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि केंद्र में बैठी सरकार किस प्रकार से योजनाएं लाती हैं, किस प्रकार से डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपयोग कर करके कैसे वो मार्गदर्शन या निर्देश करती है, और साथ ही साथ लोगों के कल्याण की क्या करती है, कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो संविधान है वो चलता है। और संविधान में जो है सरकार का संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, और उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर क्या है पूरा देश का शासन या राज्य व्यवस्था संचालित होती है। तो इसी कड़ी में मैं बोलना चाहूँगा कि संविधान क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये मूलभूत जो सिद्धांत है उनका एक निकाय है। मूलभूत सिद्धांतों का क्या है कि निकाय है ये, ठीक है, जिसके तहत एक राज्य का शासन किया जाता है। संविधान किसी राष्ट्र का मूलभूत कानून है, जो जो समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता है। मतलब कि जो हमने सोच रखा है, जो समाज सोचता है, उन समाज के विचारों को ये क्या करता है कि उनकी इच्छाओं को पूरा करता है, और उनके लक्ष्य जो उन्होंने सपने देखे हैं अपने विकास के, अपने देश के विकास के, उनको ये पूरा करता है। ठीक है, यह एक व्यापक रूपरेखा है जिसके भीतर रहकर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता है। यह उन मूलभूत मूल्यों को परिभाषित करता है जिनका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। मतलब कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान के नीचे ही सब कुछ चीज़ें चलती हैं। और देखा जाए तो संविधान क्या है कि जीवित दस्तावेज है। मतलब कि हम इसे ये नहीं कहेंगे कि जो बना है तब से ही है, जिसमें इसमें लिखे हुए जो सिद्धांत है वो क्या है, स्थिर है, गतिशील नहीं है, और उन्हीं के जो पास्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या है सारे निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान में लगातार क्या होता है कि संसद क्या करती है, उसमें संशोधन करती है, नए नए संशोधन होते रहते हैं। साथ ही साथ जो न्यायालय है वो निर्णय देती है, या संविधान की बार बार नई व्याख्याएं करती है, तो उसके द्वारा, या वैश्विक स्तर पर जब सम्मेलन होते हैं तो उसमें लोकतंत्र और संविधानवाद की बातें आती है, तो उन सिद्धांतों को हम क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं, हमारे संविधान में संशोधनों के माध्यम से इंक्लूड करते हैं, और मानते हैं कि संविधान क्या है, जीवित दस्तावेज है। और जब नई नई समय में नई नई विधियों का आवश्यकता पड़ती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, उन विधियों के द्वारा क्या होता है, संविधान में नए नए प्रावधान प्रावधान लाए जाते हैं, जिसके तहत ये एक जीवित दस्तावेज है, न कि एक मृत दस्तावेज। ठीक है, अब देखा जाए तो संविधान का वैसे महत्व क्या होता है कि संविधान क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है हमारी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसमें ये देखेंगे कि ये क्या करता है कि हमें राजनीतिक रूपरेखा निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, कि जैसे कि हमारा देश का ढांचा किस प्रकार से रहेगा, राज्य सरकारों के क्या कर्तव्य रहेंगे, केंद्र सरकारों के क्या कर्तव्य रहेंगे, उन कर्तव्यों को निर्धारित करता है। विधायिका क्या काम करती है, कार्यपालिका क्या काम करती है, और न्यायपालिका कैसे उसको शक्तियां दी गई है ताकि वो क्या करे, संविधान का रक्षक के रूप में कार्य कर सके। तो एक रूपरेखा प्रदान करती है पूरी राजनीतिक व्यवस्था की। और साथ ही साथ ये क्या काम करती है कि निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, कि निर्णय कैसे लेने हैं, किसके आधार पर लेने हैं, और उसको डीपीएसपी में क्या है, उसको एक निर्देश दिए गए, उनके कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं कि राज्य के क्या कर्तव्य हैं। आगे चल करके तो संविधान का महत्व हमें हम तब पता चलता है जब खासकर जब हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। उस समय हमारे जो राजनेताओं और लोगों ने बहुत सारे संघर्षों का सामना किया। उस समय उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए काम करे, हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी आज़ादियाँ प्रदान करें। तो जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो उन सभी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके उसमें प्रावधान किए गए। और साथ ही साथ आदर्शों को और राष्ट्रीय संघर्ष को ये प्रदर्शित करता है, लगातार हमें बताता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि संविधान का महत्व क्या है, बहुत सारे बिंदुओं पर है। और आगे चल करके हम देखें कि ये नैतिक पहचान देता है हमें। नैतिक पहचान का से तात्पर्य है कि एथिकल वैल्यूज उपलब्ध कराता है, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता, या धार्मिकता, या फिर बोलने की आज़ादी, या विवाह करने की आज़ादी, या निजता का अधिकार। इस प्रकार के जो हमारे खुद के नैतिक हैं पहचान है उसे भी उपलब्ध कराता है। घूमने की आज़ादी, फिरने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें हमें देता है। साथ ही साथ भारतीय नागरिकता के द्वारा हमें ये पहचान दिलाता है कि हम भारतीय लोग हैं। तो ये इसकी पुष्टि भी करता है संविधान। ठीक है, बहुत बार उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में कहा है, जैसे कि 1977 में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समतावादी समाजवादी व्यवस्था प्रदान करता है, और सामाजिक, आर्थिक और
तथा राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। तो ये सारी चीजें हमें बताता है। ठीक है, अब देखें कि संविधान के उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य क्या है, लोगों के लक्ष्य पूरा करना या लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, साथ ही साथ समाज को समानता के दायरे में लाना, सरकार को सक्षम बनाना ताकि वो क्या कर सके, समाज को विकास, समाज और समाज की जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां उनको क्या करे, विकसित विकास के रास्ते पर, मार्ग पर ला सके। ठीक है, और साथ ही साथ न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। तो ये सारी अनुकूल दशाएं प्रदान करें, इसलिए संविधान का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, अगली कड़ी में यह सुनिश्चित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, मतलब ये डिसाइड करता है कि निर्णय कौन लेगा, जनता लेगी या सरकार लेगी। तो जैसे कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में जितना भी शक्ति होती है जनता के हाथों में होती है। तो लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होगा कि डायरेक्ट क्या करती है, जनता के द्वारा किसी भी कानून को बनाने के निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता क्या करती है, अपने माध्यम से, अपने वोट मत अधिकार के माध्यम से क्या करती है, जनता एक सरकार को चुनती है, एक प्रतिनिधि को चुनती है। वो प्रतिनिधि जाकर के विधानमंडल या फिर संसद में जाकर के अपनी बातों को रखता है और हमारे लिए नई नई योजनाएं बनाता है, नई नई नीतियां बनाता है और नए नए कानून लाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही चलता है। संविधानवाद का अगर सीधा सा मतलब देखा जाए तो एक प्रकार का ये दार्शनिक दर्शन है, या यूं कह दें अगर कि एक विचारधारा एक प्रकार की, जिसके जो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करती है, और जो लोकतंत्र के आधार पर सुनिश्चित होती है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी भावनाएं प्रज्वलित होती है और उनको आत्मसात कर करके ही पूरे जो देश की होती है, राष्ट्र की होती है, राज्य व्यवस्था संचालित होती है। तो ये इस प्रकार से संविधानवाद की बातें हैं। तो संविधानवाद क्या करता है, अगर इसमें जो परिभाषा के अकॉर्डिंग देखे तो राजनीतिक दर्शन है जो सरकार को शक्ति लोगों से प्राप्त होती है एवं सरकार की शक्तियों को संविधान के द्वारा सीमित किया जाता है। मतलब कि सरकार क्या है कि अराजक न बन जाए या पूरा सारा कंट्रोल केंद्रीकरण के अपने हाथ में ना ले लें, केंद्रीकरण करके। तो वो क्या करता है, संविधान उसे कंट्रोल्ड करता है, मतलब कि सरकार की जो शक्ति है उसको सीमित करने का प्रयास करता है, जिससे कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिल सके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति को प्रयोग करके अपने आप के खुद के निर्णय ले सके और अपने ही वोटिंग के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुन सके ताकि वो प्रतिनिधि उनके लिए काम करे। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है तथा सरकार का गठन कैसे किया जाता है। साथ ही साथ मूलभूत नियम प्रदान करता है जिसे समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय हो सके। संविधान एक सीमा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत सरकार नागरिकों के लिए नियम लागू करती है। ठीक है, तो पहली बार जो संविधानवाद की उत्पत्ति हुई थी वो जो इंग्लैंड के राजा थे जॉन की एक मैग्ना कार्टा था एवं जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स से संविधान की जो उत्पत्ति हुई उसमें संविधानवाद के बारे में विस्तार से बताया गया और फिर पूरे विश्व ने इसको आत्मसात किया। तो ऐसे करके हमने बताया आपको कि संविधानवाद का जो विचार है वो नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह राज्य को प्रतिबंधित करता है और सीमित करने का प्रयास करता है। संविधानवाद के अवयव क्या है, कानून का नियम ब्रिटिश वित्तीयवेत्ता एवं संविधानविद डाइसी द्वारा विकसित किया गया है। इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, भारत है ना, और शक्ति पृथक्करण के मिश्रित स्वरूप को स्वीकार करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए गए जो मैं आपको बाद में आगे लगातार अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में बताऊंगा कि विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानियां हैं, जैसे कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून लाए और उन्हीं कानूनों को हम ला करके जो कानून आए उन्हीं कानूनों के आधार पर हमने क्या करा कि विभिन्न गतिविधियों को देखा और उनके नियम कायदों को बहुत सारों को हमारे एज इट इज संविधान में लिया गया। लेकिन उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे जो राष्ट्रीय संघर्ष थे उसकी जड़ों में है और वो आगे देता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि जब बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया था तो उसमें द्वैत शासन लागू किया गया और अंग्रेजी सरकार ने असंवैधानिक तरीके से वहां पर शासन करना स्टार्ट कर दिया। और आगे चल करके फिर जब वारेन हेस्टिंग्स साहब आए तो उनको क्या है कि बंगाल पर कब्जा करके बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है बंगाल के, तो वो है वारेन हेस्टिंग्स साहब। वारेन हेस्टिंग्स साहब हैं पहले गवर्नर जनरल। इस अधिनियम के तहत क्या है कि 1774 में जो है कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये सर्वोच्च न्यायालय आज के सर्वोच्च न्यायालय जैसा नहीं है, ये क्या है इसका सीमित दायरा था और ये मुख्य रूप से देखे जाए तो जो अंग्रेजी कंपनी थी उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अगला है बॉम्बे एवं मद्रास की प्रेसिडेंसी।
को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया गया। मतलब कि जो बंगाल और बंगाल जो थी उसको सुप्रीम बना दिया गया और उसके अंडर क्या कर दिया गया, उसके अंडर बॉम्बे और मद्रास की, जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि मान लिया जाए कि भारत है, तो भारत में क्या है कि मान लो कि ये यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर मुंबई है, और जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, मद्रास है, और यहाँ पर ही कलकत्ता है। तो यहाँ से क्या करता है कि यहाँ पर ये क्या है कि इन दोनों को भी इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो और कंपनी के जो कर्मचारियों थे या कर्मी थे, अधिकारी थे, उनको किसी प्रकार के निजी व्यापार से मनाही की गई कि वो अपना खुद का कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो किसी प्रकार की रिश्वत या जो गिफ्ट्स होते हैं वो जनता से नहीं ले सकते या किसी से नहीं ले सकते। और एक और जो चीज़ है कि एक विभाग का या एक समिति का गठन किया गया जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये क्या है, कंपनी का शासकीय निकाय था, है ना, जो राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया इसको कि, और इसके माध्यम से क्या किया गया कि कंपनी पर क्या है कि डायरेक्ट क्या उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से मैंने आज केवल आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है। धीरे धीरे हम क्या है कि इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारी क्लास से। थैंक यू वेरी मच।